दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड, हाउ टू स्कोर 120 प्लस मार्क्स इन प्रीलिम्स, स्पेशली अगर बात करते हो IAS PCS और UPSC एग्ज़ाम्स के अंदर, ये काफ़ी एक मैं कह सकता हूँ कि एक टेढ़ी खीर भी कह सकते हो। काफ़ी एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी इजी भी है और काफ़ी एस्पिरेंट्स के लिए बोल सकता हूँ कि काफ़ी चैलेंजेस टास्क भी है। मैं इजी वालों की यहाँ पे बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ मैं बात करने आया हूँ वो एस्पिरेंट्स की जो कह सकते हैं कि 2 साल से 3 साल से या 1 साल से जो मतलब फेलियर देख चुके हैं UPSC अटैम्प्ट में। मैं ये भी नहीं कहता इस वीडियो से आपको बहुत कुछ मिलेगा, बट हाँ ओवरऑल अगर प्रैक्टिकल ही रहूँगा इस वीडियो के अंदर और बिल्कुल प्रैक्टिकल ही बातें करूँगा और आपको काफ़ी कुछ थोड़ा बहुत एटलीस्ट सीखने को मिलेगा। अगर आपको मेरे 1 या 2 पॉइंट भी अगर अच्छे लगे होंगे और आपने उसको इम्प्लीमेशन में ला दिया तो शायद हो सकता है आके आप 2020 का एग्ज़ाम है वो आप क्लियर कर पाएँ। जैसे नोटिफिकेशन UPSC के थ्रू है, 4 अक्टूबर को लॉक डे है। मेरी तरफ से मैं यहाँ गेस करता हूँ कि यस चांसेस हैं कि प्रीलिम्स होगा। क्यों? क्योंकि UPSC ऑलरेडी प्रोसेस कर रहा है। कोरोना की चीज़ें हो रही हैं, बट यहाँ पे आपको एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपने सेंटर चेंज कर सकते हो, तो मे बी सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत UPSC एग्ज़ाम कंडक्ट करा भी ले। अब बारी आती है 120 मार्क्स की। तो देखो 120 मार्क्स मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर आपके 105 के बीच मार्क्स आते हैं तो आप श्योर नहीं हो कि आप इन हो गए आउट हो गए, जिस वजह से प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल में चली जाती है। अगर 120 प्लस स्कोर रहता है तो उसमें यहाँ पे ये फ़ायदा होता है कि हम एक बोलते हैं ना बिंदास होकर तैयारी करते हैं मेंस की, और एक अलग ही रिदम और उसका एक अलग ही जो है मोटिवेशन हमें जो है देखने को मिलता है। तो 120 मार्क्स कैसे एक ईजीएस्ट प्रोसेस है। मैं यहाँ हवाबाजी नहीं दिखाते हुए एक सिंप्लिसिटी के साथ दिखाऊंगा, कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा। उन पॉइंट्स का इम्प्लीमेशन आपको करना होगा अपने डेली रूटीन में। ज़्यादा कोई भारी भरकम पॉइंट्स भी नहीं है, कोई साइंटिफिक पॉइंट्स भी नहीं है। ये वो पॉइंट्स हैं जो हमने धक्कों से सीखे, जो हमने एनालाइज़ किया अपने फेलियर्स के साथ। तो उन चीज़ों को मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। देखो दोस्तों, पहले कुछ चीज़ें समझिएगा। जब हमारा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है तो उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें एक तो होता है एग्ज़ाम के वो 2 घंटे, यानी कि एग्ज़ाम 2 आवर्स। तो मोस्ट क्रूशियल फैक्टर सबसे ज़्यादा ये होता है। उससे पहले का जो फैक्टर्स होते हैं, अगर हम बात करें आपकी उस दिन का, मतलब लेट्स सपोज 4 अक्टूबर का एग्ज़ाम है, तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं 3 अक्टूबर तक, इवन 4 अक्टूबर की सुबह तक, जब तक एग्ज़ाम हॉल के सेंटर के अंदर बुलावा ना आ जाए कि चलो भैया जाओ बैठो, तो वहाँ तक जब तक पढ़ते रहते हैं। यहाँ अपने अगर आप मेरी बात माने 3 अक्टूबर को आप रिलैक्स करें। रिलैक्स इन द सेंस मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल रिलैक्स करें। जो भी आपके थोड़े बहुत नोट्स हैं वो मैं आगे बताऊंगा कि उसमें आप क्या क्या अपनी ड्रिल्स कर सकते हैं बस। और इवन 4 अक्टूबर के दिन बिंदास होके सिर्फ अपने चीज़ों को रख के एग्ज़ाम हॉल में जाइए। मैं एग्ज़ाम हॉल पे अभी मैं बाद में आऊँगा। और उससे पहले के जो फैक्टर्स होते हैं, देखिए, यानी कि यहाँ पे एग्ज़ाम हॉल के 2 आवर्स, एक ये फैक्टर। दूसरा, उससे एक दिन पहले का प्रीवियस डे, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। क्यों? अगर नींद पूरी नहीं हुई, मान लो पूरी रात पढ़ डाले, भैया एग्ज़ाम तो मॉर्निंग में है, 9:30 टू 11:30 आपको एग्ज़ाम देना है। अगर आप पूरी रात अगर जाग गए और एग्ज़ाम 9:30 to 11:30 है, तो कितना भी आपने अच्छा पढ़ा हो दिमाग ब्लिंक नहीं करेगा। क्यों? उस समय नींद आती है और नींद के आगे सभी लोग जो होते हैं बेहोश होते हैं। उससे पहले के फैक्टर्स भी हैं कुछ जहाँ आपको सोचना है। अगर मैं उस पहले के फैक्टर बात करूँ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है नेगेटिव फैक्टर, नेगेटिव मार्क्स। यहाँ पर ध्यान रखिएगा 95% स्टूडेंट्स यहीं से फेल होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपने टेस्ट सीरीज बना रहे हैं और आपके नेगेटिव स्कोर पर कंट्रोल नहीं है, तो बॉस यू आर गोइंग टू डू अ मिस्टेक। अपने नेगेटिव स्कोर को हर हालत में आपको रोकना पड़ेगा। आपको पता है ये नेगेटिव स्कोर आपके कुछ ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ 10 to 15 मार्क्स आपके बचा देते हैं। क्वेश्चन है कैसे? भाई कैसे कह सकते हो सर इतनी बड़ी बड़ी बातें? 10 से 12 मार्क्स, 10 से 15 मार्क्स बहुत बड़े मार्क्स हैं। लेट्स टेक अ सिनेरियो। मान लीजिए आपने 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। मैं एक मोटा मोटा लेके चलता हूँ, एक एवरेज जिसको कहते हैं कि एक स्टूडेंट 90 के आसपास टच करता ही करता है। 90 अटैम्प्ट किए, 55 सही, आपका स्कोर बना 110 मार्क्स। लेकिन हुआ क्या? 35 आपके पनौती भी लगी, यानी कि 35 क्वेश्चंस आपके गलत हो गए। तो अगर आप 35 क्वेश्चंस को 0.66 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से 20 मार्क्स के आसपास आएगा। अप्रॉक्सीमेटली, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर लेके नहीं बैठा हूँ। तो जब आपके 110 मार्क्स आए
और 20 मार्क्स माइनस कर दो तो आपके कुछ 90 आ गए, कहानी ख़त्म। 90 कट ऑफ जाती ही नहीं है, लो जी बड़ी बात। मिनिमम कट ऑफ भी जाएगी तो कम से कम 95, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, 95 अब भी जाएगी, कितना भी टफ पेपर हो, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हर आदमी भूखा है जॉब पाने के लिए। और इस समय जिस तरह से कोविड चल रहा है तो आपको भी पता है कि सभी बेरोज़गार हो रखे हैं, मैक्सिमम लोग बेरोज़गार ही हैं। तो उस केस में अगर आप यहाँ पे अगर आपने 90 क्वेश्चन की जगह 55 क्वेश्चन ही टिक मार के आ जाते, या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे कि 65 क्वेश्चन प्ले कर दिए, मान लो 6-7 गलत भी हो गए, 7 गलत भी हो गए, एटलीस्ट आपके 58 या फिर 57 क्वेश्चन आपके सही हैं। यहाँ से कितने 7 क्वेश्चन के मार्क्स कटेंगे तो भी आप अप्रोक्सीमेटली इनमें हो। लेकिन क्या हुआ, आप क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट करके आए। एक सिनेरियो ये भी होता है, एक सिनेरियो ये भी होता है कि कुछ क्वेश्चन 80 क्वेश्चन करके आए, जिसमें से मान लीजिए आपके लेट्स सपोज मान लीजिए आपके 55 ही सही हुए और फिर अगेन 25 गलत हुए, तो भी कहानी वहाँ पे गड़बड़ होनी स्टार्ट हो जाती है। तो नेगेटिव स्कोर इज़ अ गेम चेंजर। यानी कि अगर मैं अभी तक की अगर मैं बात करूँ, मैं पीछे से स्टार्ट कर रखा है, मैं एग्ज़ाम हॉल पे गया, एक तो एग्ज़ाम हॉल के 2 आवर्स, इस पर मैं अभी बात करूँगा। इससे पहले मैं आया तो इस पर मुझे वही प्रीवियस डे के बारे में पता चला, और इससे पहले आया तो मुझे पता चला कि मुझे अपना नेगेटिव स्कोर जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है। यहाँ से मैं 10 to 15 मार्क्स को बहुत ही आराम से ईजिएस्ट वे में सेव कर सकता हूँ। लेकिन ये नेगेटिव स्कोर अब ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया और आपने इम्प्लीमेंटेशन डालना स्टार्ट, नहीं, इट विल टेक टाइम। 1 महीना 2 महीना, जितने ज़्यादा आप टेस्ट लगाते चले जाओगे वो आपको करना पड़ेगा। देखो कोचिंग वालों का एक ट्रेंड है, आए ना आए वो 70 क्वेश्चन दिखाएंगे, क्योंकि भैया उनको बेचना है, दे हैव टू सेल समथिंग। भाई इनकी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा उनको, उनकी भी एक मजबूरी है, मैं उसके पीछे नहीं जाऊँगा। लेकिन नेगेटिव स्कोर कंट्रोल करने के लिए एटलीस्ट अगर आपको ये 10 से 15 मार्क्स अगर आपको ठीक करने तो एटलीस्ट 50 टेस्ट आपको लगाने पड़ेंगे, चाहे आप हाथ तोड़ के लगाओ चाहे कैसे भी लगाओ, ये आपको लगाने पड़ेंगे। जब भी जाके आपको धीरे धीरे इसकी जो है प्रैक्टिस होनी स्टार्ट होगी। नेगेटिव स्कोर 10 से 15 मार्क्स यहाँ बचा लो। अब बारी आती है एक और पॉइंट, रिवीजन। दोस्तों रिवीजन बहुत क्रूशियल पार्ट है। रिवीजन इन द सेंस, अगर आप ये सोच रहे हो कि लेट्स सपोज मैं लक्ष्मीकांत 3 टाइम्स पढ़ के चला जाऊँ, हाँ मुझे सारा याद है, कुछ याद नहीं होगा। वहाँ जाके पता क्या होगा, जब आपके 4 ऑप्शन आएंगे ना तो 2 तो एलिमिनेट कर दोगे, लेकिन यहाँ फंसोगे। और जब यहाँ फंसोगे तो यहाँ आपकी पुंगी बजेगी। पुंगी इन द सेंस कि यहाँ अब आपकी लाइफ आपके साथ मजाक करेगी कि आपकी लाइफ को कहाँ लेके जाना है, कि आपकी ज़िंदगी वो कहाँ लेके जाना चाहती है। यानी कि यहाँ पर फिर मजाक बनेगा। क्यों? 3 बार रिवीजन करने के बाद रिटेन ही नहीं है ही नहीं। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि भाई ठीक है भाई, अगर आप कश्मीर जाते हैं, नॉर्थ टू वेस्ट में कौन कौन से पासेस पढ़ेंगे? कश्मीर जाते समय अगर दिल्ली से आप कश्मीर जा रहे हो तो नॉर्थ टू वेस्ट कौन कौन से पैसेज पढ़ेंगे? वहाँ कन्फ्यूज हो जाओगे। मैंने बहुत टेक्निकल क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ आपका कंसेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए। यानी रिवीजन यानी कि फैक्ट्स। अब इसमें भी रिवीजन में क्या, एक तो कंसेप्ट्स, ठीक है बच्चे कंसेप्ट्स को पकड़ लेते हैं, लेकिन जब बारी आती है फैक्ट्स की, वहाँ पे क्लास लग जाती है। क्योंकि सही बात है, इवन फैक्ट्स को कौन इतनी जल्दी याद करता है, कौन इतना मगजमारी करता है, तो कहीं ना कहीं फैक्ट्स पे आके जो है बैंड बजी जाती है। तो आपने अब क्या करना है, जब भी आप रिवीजन करें, देखिए रिवीजन करना है और 2 से 3 बार भी नहीं, अभी भी टाइम है। अगर आप 5 to 8 टाइम्स के बीच में अगर रिवाइज कर लें, मैं यहाँ कुछ नहीं बेचने आया, जस्ट मैं आपको एक दोस्त की तरह बन के आया हूँ, कि अगर 5 to 8 टाइम्स अगर आप रिवाइज कर लें और साथ में फैक्ट शीट एक बना के, जो भी फैक्ट्स आप बोल रहे हो उनको साइड में एक डायरी में, न्यूज़ मतलब कहीं भी दाएं बाएं लिखते चले जाओ, और उन्हीं को डेली बेसिस पे उन्हें हाफ या 1 आवर अगर आप रिवाइज करते चले जाओगे तो आपका यहाँ से स्कोर ऑटोमेटिक इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं इसको एक रेंज देता हूँ 6 to 10 मार्क्स की। 6 to 10 मार्क्स की मैं यहाँ पे एक रेंज देता हूँ कि अगर आपने फैक्ट्स याद कर लिया, लेट्स सपोज नेशनल पार्क अगर आपने अच्छे से याद कर लिया, अगर आपके फैक्ट्स याद हैं उसमें, तो आपके डेफिनेटली स्कोर जो है 6 to 10 टाइम्स आपका मतलब कि ये आपका स्कोर आप इंक्रीज होगा। यहाँ से आपने 10 से 15 मार्क्स कम किए नेगेटिव स्कोर में, और यहाँ आपने 6 से 10 मार्क्स आपने बढ़ा लिए। तो ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो देखा जाए तो मोटा मोटा 15 to 20 मार्क्स के बीच में आपकी रेंज यहाँ सेट हो रही है। मैंने कोई तिकड़मबाजी नहीं करी, सिर्फ ये चीज़ें करी। अब आते हैं एक कॉमन सेंस। दोस्तों एक जो लेस, देखो अभी हम खाते हैं एग्जाम हॉल,
अगेन रिपीटेड, एग्ज़ाम हॉल पे थे हम, यहाँ पे आए तो प्रीवियस डे आए, प्रीवियस डे से हम कुछ 2 मार्क्स सेव कर सकते हैं। इसके पीछे आए तो हमें पता चला नेगेटिव स्कोर, यहाँ पे हमारा नेगेटिव स्कोर हमने यहाँ पे कुछ 10 से 15 मार्क्स हमने जो है इम्प्रूव किए। फिर हमारा आया रिवीजन, राइट, हमारा आया यहाँ पे रिवीजन, यहाँ हमने कुछ 6 to 10 मार्क्स हमने सेव किए। और अब आती बारी कॉमन सेंस की, कॉमन सेंस, ठीक है। देखो कॉमन सेंस इन द सेंस ये है कि अब आपको कुछ चीज़ों पे कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। यूपीएससी में देखा गया है, यूपीएससी के अंदर देखा गया है कुछ 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कॉमन सेंस हैं। अगर आप थोड़ा सा सोचें तो आपके क्वेश्चन वो सही हो जाते हैं। कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स को पकड़ने की कोशिश करें, ये कैसे होगा, ये कैसे पता चलेगा, ये भैया ये कोई नहीं बताएगा। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक खुद सर नहीं मारोगे टेस्ट सीरीज़ के अंदर, जब तक कुछ नहीं हो सकता। ये भी वीडियो बेकार है अगर मैं बोलता चला गया हाँ मज़ा आ गया, अच्छा बताया, दैट्स इट, लाइक मारो, हो गया, कमेंट दे दो, ठीक है। नहीं, जब तक 50 टेस्ट नहीं लगाओगे, जब तक समझ नहीं आएगी कॉमन सेंस का मतलब क्या होता है। कॉमन सेंस का मतलब होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको ना पता होते हुए भी आप उस चीज़ को सही कर सकते हो, उसकी स्टेटमेंट को पकड़ सकते हो। तो कॉमन सेंस के अंदर क्या होता है, तो ये कुछ वर्ड्स भी आते हैं लाइक ओनली अगर आ जाए तो समझ जाना 95% चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि ओनली का इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। इसी की जैसे अगर कैन आ जाए तो 95% समझ जाइएगा कि वो क्वेश्चन सही होने के चांसेस हैं। तो ये कुछ इस तरह के वर्ड्स आपको जो है बेसिकली जो है फोकस करना पड़ेगा, यानी कि नॉट या फिर इनकरेक्ट वर्ड को देखा ही नहीं और क्वेश्चन फेल मारा। तो अगर आप ये कॉमन सेंस को अगर आप ठीक कर ले, मैं मोटा मोटा लेके चलता हूँ दोस्तों, कि आप मान के चलो 4 से 6 मार्क्स आप यहाँ से बचा सकते हैं, यानी कि जो आपके कम हुए हैं, यानी कि जो आपके गलत होंगे वहाँ से आप सेव करके 4 to 6 मार्क्स आप जो है बहुत ही ईजीएस्ट वे में यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो अगर आप इनको टोटल करो तो कुछ अप्रॉक्सीमेटली 20-25 मार्क्स आपके यहाँ से जो है इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये हो गया कॉमन सेंस की बात। यहाँ पे अभी तक मैंने आपको ये चीज़ दिखाई। अब आते हैं एग्ज़ाम हॉल के 2 घंटे। एग्ज़ाम हॉल के 2 घंटे के अंदर यहाँ पे अब क्या होता है दोस्तों, देखो ये कुछ चीज़ें मैंने बताई, ये मेरी अपनी खुद की हैं, खुद दिमाग की हैं, कोई ऐसा नहीं कि 2 वीडियो देखी इधर से, नहीं, जो दिमाग कह रहा है मैं वही चीज़ यहाँ बताने आया हूँ। अब आते हैं एग्ज़ाम हॉल के 2 घंटे। एग्ज़ाम आवर बहुत क्रूशियल टाइम है। क्रूशियल इन द सेंस, जब भी आप एग्ज़ाम दें चुप रहें, शांत रहें, ज़्यादा अच्छा है। कुछ ज्ञान पेलते हुए मिलेंगे, कुछ भारी भरकम नोट्स भी लेते हुए मिलेंगे, कुछ सरकारी गाड़ियों में भी आपको देखें, उनके बच्चों एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें भी देखने को मिलेंगे। लेकिन अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो। अगर जो आप इन्वायरमेंट देख रहे हो, बस ये सोचो यू आर द बेस्ट, कि आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूँ, था और रहूँगा। जब तक ये एटीट्यूड नहीं आएगा तो आपका एग्ज़ाम बेकार चलेगा। ये देखना है कि ये 2 घंटे मुझे अपनी ज़िंदगी के बेस्ट लड़ाई लड़नी है। जो अभी तक मैंने 1 साल की तैयारी करी, मुझे यहाँ पे जो है अपने से सबसे ज़्यादा जो है बेस्ट देना है। तो ये बात आपको इस चीज़ को दिमाग में लगानी। क्वेश्चन पेपर आए, 5 मिनट का रिव्यू लो, समझ आ जाएगा। टफ गया तो ऑटोमेटिक दिमाग में बिलिंग होना चाहिए, बेटा टफ है पेपर, कट ऑफ नेगेटिव जाएगी। तो जब टफ आए तो एक चीज़ ध्यान रखना, अपने जो क्वेश्चन की रेंज है उसको ज़्यादा नहीं, 70 to 80 के बीच में रखना। अगर तुम्हें लग रहा है कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ आ रहा है, कि सच में हालत ख़राब हो रही है, 70 to 80 के बीच में भी रेंज करके अगर आपने मान लो यार, मैं कहता हूँ 15 से 20 क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं तो भी चांसेस होते हैं निकलने के। लेकिन 70 to 80 रेंज सेट करने में यहाँ आपको खुद अपने हिसाब से जो चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा। ईजी है तो यस गो विद 80 to 85, ज़्यादा ईजी है तो गो विद 90+। ये आपको अपने खुद की जो है थोड़ी बहुत जो है रेंज आपको यहाँ पे सेट करनी पड़ेगी एग्ज़ाम हॉल में। और एग्ज़ाम हॉल में ऑलवेज रिमेंबर कुछ चीज़ें, कि वो क्वेश्चन पहले करें जो आपको 100% श्योर है। श्योर इन द सेंस, जिसका भी जो सा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है पहले उसी से स्टार्ट करो। और लेकिन घड़ी की सुई के साथ जब तक नहीं करोगे तब तक पेपर मैनेजमेंट नहीं होगा। अगर जब तक, क्योंकि अगर आप यूपीएससी का पेपर देखें लास्ट 2 ईयर्स का, तो पेपर सच में बहुत लेंथी आ रहा है। इवन जीएस का पेपर पहले एक टाइम होता था कि 1 घंटे में बच्चे पेपर कर लेते, अब 2 घंटे भी लग जाते हैं लेकिन उनका पेपर छूट जाता है। तो यानी कि ऑप्शंस बड़े आ रहे हैं, सोचना पड़ रहा है, क्लोज कॉल बहुत ज़्यादा आ रही है, तो क्लोज कॉल से आपको जो है बचना पड़ेगा। तो ये कुछ बातें मैंने बताई एग्ज़ाम हॉल से रिलेटेड। अब आते हैं, जैसे कि
अगर थोड़ा आप यहाँ से ध्यान से देखें, मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाया, आई होप आपको कुछ यहाँ पे दिख रहा होगा। 2011 से लेकर 2019 तक का यहाँ पे पूरा ट्रेंड दिखाया गया है कि कौन से मार्क्स में सबसे ज़्यादा है, कौन से मार्क्स से सेक्शन सबसे ज़्यादा पूछा गया है। मैं बात करता हूँ 2019 की, ये वाली करंट अफेयर से 22 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 17, ज्योग्राफी से 14, पॉलिटी से 15, इकोनॉमी से 14, साइंस टेक से 7 और इन्वायरमेंट से 11 क्वेश्चन आए हैं। यार एक बच्चा भी एनालिसिस बता सकता है कि किस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। अगर हम लास्ट के 3 साल का ट्रेंड भी देखें, अगर हम लास्ट के 3 साल का भी ट्रेंड देखें तो आपको यहाँ पे एक चीज़ समझ आ जानी चाहिए कि भैया हिस्ट्री और पॉलिटी को तो छोड़ना ही नहीं है। इवन हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी को तो कतई नहीं छोड़ना। आर्ट एंड कल्चर हो जाए, एशियन हिस्ट्री हो जाए, आपके सोने पे सुहागा। अगर हिस्ट्री और पॉलिटी अगर आप कर गए, ध्यान से समझिएगा, हिस्ट्री पॉलिटी और साथ में इन्वायरमेंट कर गए, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ से आपके क्वेश्चंस जो हैं बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। मतलब कि चांसेस जो है, एक्यूरेसी जो है, अगर मैं बात करूँ तो वो कम से कम आप जो 80%, एटलीस्ट 80 to 85% आप अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा के रखें। अगर आप इन सेक्शन में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए तो ऑलमोस्ट मैं ये कहता हूँ कि देखो 17, हम मान के चलते 15 क्वेश्चन इसमें से आए, 15 इसमें से आ गए, 15 30, 10 क्वेश्चन इसमें से आए, 40 क्वेश्चन आपके इसी में से आ गए, बाकी रेस्ट करंट अफेयर है, बाकी रेस्ट करंट अफेयर है। तो इन सेक्शन में अगर आप ज्योग्राफी की एनसीईआरटी करके चले जाते हो और इवन इकोनॉमी छोड़ भी देते हो तो भी आपके पास काफ़ी सारे सेक्शंस हैं जो आप बहुत ही ईजिएस्ट वे में आंसर्स निकाल सकते हो, मतलब कि जो पेपर को जो बिल्कुल जो है सॉल्व कर सकते हो। अब बारी आती है कि क्या करें। देखो दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री के अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं, यानी कि अभी तक मैंने बताया आपको कि हाउ टू सिक्योर 120 मार्क्स, भाई कैसे आप अपने 25 to 30 मार्क्स को इंक्रीज़ करेंगे तो ऑटोमेटिक आप जो है 120 के आसपास चले जाओगे। पॉलिटी में अगर मैं बात करूं तो 1 to 41 चैप्टर सबसे, अगर मैं 5th एडिशन की बात करूं, यहाँ पे 1 to 41 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप अपना डिटेल में पढ़ें। बाकी 42 से लेके 75 चैप्टर जो भी हैं उनका 10 पेज के अंदर फर्रा बना लो। 10 पेज के अंदर कुछ नहीं है उसमें, कंपोजिशन है, ये है वो है। 20 चैप्टर तो एक ही चार्ट में हो जाते हैं, राइट। एक इनका बना लो। पॉलिटी ख़त्म। मॉडर्न हिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो स्पेक्ट्रम की बुक लो, जहां पे आप 1885 से आप जो है 1947 तक लाओगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो 80% क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। और अगर ज्योग्राफी की बात करूं तो एनसीईआरटी आपने पढ़नी है, जिसमें हम 9 से लेकर 12th क्लास तक एनसीईआरटी पढ़नी है। और आर्ट एंड कल्चर की बात करूं तो 11th क्लास की बुक नितिन सिंघानिया के 6 चैप्टर, जिसमें चैप्टर नंबर 1 डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, पपेट्री, कल्चरल साइट्स, ये आप पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ से 80% क्वेश्चन जो है आपके बन जाएंगे। एशियन हिस्ट्री की बात करूँ तो इंग्लिश मीडियम के लिए तमिलनाडु, हिंदी मीडियम के लिए ओल्ड एनसीईआरटी 11th क्लास की, जिसमें से भी तमिलनाडु में 11th क्लास की बुक अप टू 22 चैप्टर्स आपको जो है पढ़ने होते हैं। सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम पार्ट आपको जो है इस पर जो है थोड़ा सा जो है फोकस करके चलना होता है। और अगर मैं साइंस टेक की बात करूं तो साइंस टेक के अंदर अगर मैं बात करूं साइंस टेक, तो इसके अंदर सिर्फ आप करंट अफेयर पढ़ें। इन्वायरमेंट के लिए इंग्लिश मीडियम के लिए शंकर आईएएस और हिंदी मीडियम के लिए दृष्टि आईएएस की ये एक बेसिक किताब, 1 रीडिंग 2 रीडिंग लेके, और उसके बाद आप अपने हिसाब से जो है करंट अफेयर पर जो फोकस कर लेते हैं। एक तो ये बात होगी। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देखो दोस्तों, मेरा एनालिसिस क्या कहता है, बुद्धिज्म जैनिज्म से क्वेश्चन जरूर आता है, एक क्वेश्चन यहाँ रखते हैं। रिपोर्ट से एक क्वेश्चन जरूर आता है, भाई कौन सी पब्लिक कौन सी छापता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया बुद्धिज्म जैनिज्म पे, एक क्वेश्चन हो गया रिपोर्ट पे, एक क्वेश्चन हो गया नेशनल पार्क पे। ये 3 क्वेश्चन परमानेंट हैं जो हर साल रिपीट होते हैं। यानी कि 6 मार्क्स आपके यहाँ, 20 मार्क्स मैंने वहाँ बढ़वाए, 6 मार्क्स ये, 26 मार्क्स हो गए। ऑलमोस्ट आपका 120 के आसपास आप बहुत ही आराम से, बहुत ही ईजिएस्ट वे में जो है अगर मैं बात बोलूँ तो आप कर सकते हैं। तो यही था एक ओवरऑल 120 प्लस कैसे स्कोर करें एक ऑथेंटिक वे में। गाइस थैंक यू।